इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पवन पारख का। पवन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा अर्निंग सीजन के साथ ही करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स शुरुआत ही हुई है नतीजों के सीजन की, लेकिन इस वक्त हमने आईटी सेक्टर और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स के नतीजों के साथ शुरुआत की है। बैंक्स फाइनेंशियल से कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, अच्छे खासे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर की अगर बात करें, चुनिंदा बड़ी दिग्गज कंपनियों ने निराश किया, लेकिन मिड कैप प्लेस में अब भी काफी हद तक मूवमेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। आप फिर कह सकते हैं उम्मीदें और भी हैं। अब यहां से नजरें होंगी ऑटो सेक्टर पर, क्योंकि ऑटो सेक्टर से जुड़ी कई सारी कंपनियां जिसके नतीजे आएंगे रिजल्ट सीजन को, जहां हम शुरुआत कर चुके हैं और डिसेंट स्टार्ट हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप और कौन से सेक्टर्स है आपके रेडार पर? नमस्ते मानसी, आपने सही कहा। रिजल्ट सीजन काफी मिक्स बैग की तरह चालू हुआ है। एक तरफ आईटी सेक्टर है जो काफी डिसअपॉइंट किया है, दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर है जिन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिलाया अपने रिजल्ट्स के थ्रू। यहाँ से अगर देखा जाए तो भले ही एक आध दो आईटी कंपनीज ने, छोटी मिड कैप आईटी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट दिए हो, पर ओवरऑल अगर आप देखें ग्लोबली जिस तरह से हालात हैं, आईटी सेक्टर, हमने पहले भी इस बारे में बात करी है। हम लास्ट 3-6 महीने से हम ये डिस्कस कर रहे थे इस चैनल पर कि ग्लोबली जिस तरह से हालात हैं, इंटरनेशनली स्पेंडिंग कम होनी है कंपनीज की, उसके वजह से आईटी स्पेंड्स कम होंगे, तो आईटी सेक्टर पे थोड़ा अंडरवेट रहना ही सही होगा। बैंक्स पे हमारा अभी भी रुझान काफी अच्छा लगता है, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी, जहां तक का सवाल है, डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इंटरेस्ट रेट अब पीक पे हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा एक आध बार इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर हमको ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट कट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चलते हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बैंक से साथ साथ हमको एनबीएफसी भी बहुत अच्छी लगती है। जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, ऑटो वॉल्यूम्स मंथली बेसिस पे ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, तो रेवेन्यू साइड ठीक है। मेरा मेन इस क्वार्टरली सीजन में मेरा ये देखना रहेगा कि मार्जिन किस तरह से आते हैं। मेरा ये अनुमान है कि जैसे कमोडिटीज के प्राइसेस डाउन हुए हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q3 के मुकाबले Q4 में मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। अगर वो दिखता है, और ऑटो सेक्टर में जैसे जैसे ग्लोबल रिकवरी होगी, तो वॉल्यूम पिकअप आगे भी अच्छा होगा। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ में दिखती है कि वॉल्यूम आउटलुक अच्छा लगता है और मार्जिन इंप्रूव होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। और इन सेक्टर में बोथ ऑन द ऑटो साइड एंड ऑन द ऑटो एंसिलरी साइड काफी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में है। ठीक है, ऑल राइट। पवन, ये तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पर Q4 के अर्निंग्स के लिहाज से एक व्यू है। अर्निंग्स के अलावा जो बाजार अब बड़े ट्रिगर्स देख रहा है वो मॉनसून को भी देख रहा है, लेकिन मॉनसून पर कई तरह की बातें हैं कि सामान्य मॉनसून होगा या एल नीनो को खतरा होगा। लेकिन ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक मूव तो है। केमिकल स्पेस में रीज़न दूसरा है, लेकिन फर्टिलाइजर, एग्रो और एग्रो थीम से जुड़े हुए जितने भी ऑटो कंपनीज भी हैं, फॉर दैट मैटर रूरल थीम से जुड़ी हुई, इन सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 10-15 साल का आप रिकॉर्ड देखें, इंडिया में बिफोर द मानसून सीजन, मानसून को लेकर काफी कयासी लगाई जाती है, और इवेंचुअली जो होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा वो जरूरी नहीं है। क्योंकि सिर्फ मानसून होना ही अच्छी बात नहीं है, मानसून किस दरमियान से होता है, जहाँ होना चाहिए वहां होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मार्केट्स बिफोर द मानसून सीजन इन मानसून के रुझानों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देती है। जहां तक कि कंपनीज का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि रूरल इनकम्स जो है वो इतनी अफेक्ट हुई नहीं है, ये सेंटिमेंट ज्यादा नेगेटिव है। धीरे धीरे समय के साथ ये सेंटिमेंट भी इम्प्रूव होगा। तो रूरल थीम्स रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, एग्रोकेम की बात अलग है, क्योंकि एग्रोकेम में जहां तक हम सुन रहे हैं कि ऑलरेडी चैनल में इन्वेंट्री काफी है, तो एग्रोकेम में क्या हो सकता है कि हो सकता है भले ही रूरल रिकवरी आ जाए, पर एग्रोकेम में वो तेजी दिखे ना दिखे कोई जरूरी नहीं है। पर रूरल को खेलने के जो दूसरे तरीके हैं, जैसे आप रूरल एनबीएफसी खेल सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस खेल सकते हैं, आप टू व्हीलर्स खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है रूरल थीम को खेलने के लिए ये सारे थीम्स बेटर है वर्सेस एग्रोकेमिकल। ठीक है पवन जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी अर्निंग्स का सीज़न चल रहा है, आपको कहीं पे और अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट दिखता है? क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये 15 मई तक चलेगा, तो कहीं पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स थोड़े सरप्राइज कर सकते हैं? अभी तो काफ़ी बड़ी कंपनीज के नंबर आने बाकी हैं। राइट, नहीं एक्चुअली ये केमिकल स्पेस जो है, इसको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज कमोडिटीज लास्ट 6 महीने काफी वोलेटाइल रही है। और इन बहुत सारी केमिकल कंपनीज का एक्सपोर्ट्स में बड़ा रेवेन्यू आता है। तो लास्ट 6 महीने से जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट्स में एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं है। तो ये एक सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा एक और सेक्टर ये है कि
कुछ कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वैसे बहुत बड़ी थीम है, पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए। इनमें हो सकता है कि ये क्वार्टर में बिकॉज ऑफ डिमांड इश्यूज और बीच में मानसून आ गए थे तो समर डिले हो गया था, उसके वजह से अर्निंग्स थोड़ी खराब हो सकती है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। फार्मा स्पेस पर, स्पेशली डोमेस्टिक फार्मा, घरेलू फार्मा कंपनियों पर आपका टेक क्या है? क्या आप वहां पर पॉजिटिव स्टांस रखते हैं? क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कई सारी खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट प्राइमरी मार्केट की भी अगर बात करें, आईपीओ की भी अगर बात करें, नए एंट्रेंस हैं और फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक काफ़ी हद तक डिफेंसिव के तौर पर भी बाजार को संभालने का काम आए दिन करते हैं। आज सुबह ही बायोकॉन से जुड़ी भी एक खबर आई, सीरम के साथ करार की बायोकॉन की आम की खबर थी। ऑलमोस्ट $15 करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की खबरें आई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव साउंड हो रही है। क्या आपको लगता है इस सेक्टर पर भी नज़र होनी चाहिए? नहीं, जरूर जरूर होनी चाहिए। और डोमेस्टिक फार्मा स्पेस है, इसका अगर आप सेक्टर देखें तो ये सेक्टर काफी एफएमसीजी टाइप सेक्टर है। यहाँ पर ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डोमेस्टिक और ग्रॉसली अंडरपेनिट्रेटेड सेगमेंट है। इंडिया में जो फार्मा की जितनी स्पेंड होनी चाहिए पर कैपिटा बेसिस पे, हम बहुत उससे कम चल रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो डोमेस्टिक फार्मा बहुत ही ज्यादा बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरी है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस की। जैसे आप डायग्नोस्टिक स्पेस में देखेंगे कि आज से 2 साल पहले स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन चल रहे थे। धीरे धीरे लोगों को लगा कि इसमें कंपटीशन जेन्युइन आएगी, और जो आई भी है, और धीरे धीरे यहाँ पर वैल्यूएशंस क्रैश हुए हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। पर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आप देखिए, वैल्यूएशन आपकी भी एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर काफी सारे सेगमेंट्स में जितनी आप एमएनसी फार्मा कंपनी देख लेंगे तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर है। डायग्नोस्टिक स्पेस काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे है। तो अगर आपको डोमेस्टिक फार्मा खेलना है तो एक तो आपको वैल्यूएशंस पे काफी पारखी नजर रखनी है, और दूसरा साथ में जिनको डोमेस्टिक फार्मा खेलना है, मुझे ऐसा लगता है उनको हॉस्पिटल जैसा सेक्टर भी फार्मा में इंक्लूड करके देखना चाहिए। क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे है फार्मा स्पेंड। धीरे धीरे वहां पर भी पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ एमएनए एक्टिविटीज हो रही है, कंपनी अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रही है, आरओई जनरेट कर रही है। तो एक तो वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा कॉशियस, वैल्यूएशंस देखकर खरीदें, और दूसरा हॉस्पिटल्स को भी ध्यान में रखें, वो भी एक सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है। पवन, थैंक्स वेरी मच ये सारी डिटेल्स और ये सारे एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होती है।